हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पहले की चीज़ से जोड़ना चाहेंगे आपको कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमने इन सारे टॉपिक्स को कल लिया था कि किस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, और इसके साथ साथ फिर किस प्रकार उत्तर मुगल काल के बारे में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और बंगाल विभाजन से लेकर के प्लासी के युद्ध की एक एक वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। इसके पहले के वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वह की थी वाडियार वंश के बारे में, जिसमें हमने हैदर अली के बारे में पढ़ा था, और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसके साथ साथ फिर हमने पढ़ा था सिख धर्म के बारे में कि किस प्रकार सिख धर्म का उदय एक धार्मिक रूप में होता है और आगे चल करके किस प्रकार एक राजनीतिक स्वरूप में बदल जाता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सिख धर्म में जो गुरुओं का प्रचलन था वह बंद हो जाता है, किस कारण बंद हो जाता है, और क्यों आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के आगे से अपने नए टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि किस प्रकार सिख धर्म के बाद सिख धर्म में अंग्रेजों का जो है हस्तक्षेप होता है और आगे चल करके कहाँ तक ये घटनाएं पहुँच जाती हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आज हम अंग्रेज और सिख के बीच में हुए जो है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपने शुरुआत से वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वहाँ से एक अच्छी समझ बन पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या। पिछले वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं तो आप वहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में बंदा बहादुर सिख धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आता है। जब 1708 में एक पठान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह यानी कि 10वें गुरु की मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो क्या होता है कि सिख धर्म के संरक्षण के लिए एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम होता है बंदा बहादुर। कौन सामने आता है? सिख धर्म की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम होता है बंदा बहादुर। यह बंदा बहादुर जिसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिला जम्मू कश्मीर में होता है, और इसके बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण दास। और इसके पिता का नाम क्या था? तो रामदेव भारद्वाज या राजपूत जो है इनके पिता का नाम था। तो सिख धर्म में किस प्रकार से सिख और आंग्ल युद्ध होते हैं उसकी रूपरेखा समझने के लिए हमें पीछे की पृष्ठभूमि से चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जब 10वें गुरु की हत्या हो जाती है तो सिख धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आता है बंदा बहादुर। और यह बंदा बहादुर क्या करता है कि आगे चल करके बंदा बहादुर ने गुरु नानक व गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर क्या करता है कि गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और प्रथम गुरु थे, इसके साथ साथ जो अंतिम गुरु थे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? तो बंदा बहादुर के द्वारा चलवाए गए थे। फिर यह क्या करता है कि इसने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। इसने क्या किया था कि सरहिंद के एक मुगल फौजदार थे जिनका नाम था वजीर खां, उनकी इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जिस पर क्या हुआ था कि फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया गया था। बंदा बहादुर क्या करता है कि सिख धर्म की रक्षा और संरक्षण हेतु वजीर खां को जो है मृत्यु कर देता है, जिससे नाराज होकर फर्रुखसियर क्या करता है कि इसे अपने दरबार में बुलाता है, और कह सकते हैं कि धोखे से अपने दरबार में बुलाता है। और दरबार में बुलाने के बाद 1716 ईस्वी में जब बंदा बहादुर फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है तो यह उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद सिख धर्म क्या होता है कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो सिख धर्म गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा कि अब कोई भी सिख गुरु नहीं होंगे, आदि ग्रंथ साहब को ही हम अपना सिख धर्म का गुरु मानेंगे, उससे ही सिख धर्म को आगे चलाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की राजनैतिक और लड़ाइयाँ धर्म में व्याप्त ना हो पाएँ। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है बंदा बहादुर आता है और सिख धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, जिसके चलते यह एक मुगल की मृत्यु करवा देता है, हत्या कर देता है, और उसके तहत ही बंदा बहादुर को भी फर्रुखसियर के द्वारा जो है मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। और इतना सब होने के बाद अब जो सिख धर्म था वह एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका था। इसके आगे की घटना पे अगर ध्यान दें तो पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि 1761 के पश्चात जहां महान युद्ध में मराठा अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो जाते हैं, ईरान
वापस चले जाते हैं, मुगल भी अधिक ताकतवर नहीं हो पाते हैं, जिससे सिख धर्म पुनः अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। तो एक ओर जहाँ बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो सिख धर्म है वह टुकड़ों में बट जाता है, तो दूसरी ओर ये भी देखने को मिलता है कि उसी समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और जिसके पश्चात क्या होता है कि मुगल भी अब उतने ताकतवर नहीं रहते हैं। जो उनके बादशाह की हुकूमत थी वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि कई उनके जो क्षेत्र हैं वह अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में ले लिए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। और अहमद शाह अब्दाली जो कि मराठाओं को हरा देता है, तो इधर मराठाओं की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो एक तरीके से अगर बात की जाए कि चाहे मराठाओं और चाहे मुगल हों, इन दोनों की ही अब आधिकारिक शक्तियाँ उतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं रहती हैं कि वह सिख धर्म को दबा सकें। तो इस समय एक सिख धर्म को पुनः मौका मिलता है और वह फिर से जो है आगे बढ़ निकलता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि कुल छोटे छोटे टुकड़ों, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो सिख धर्म के, वे किस में बट जाते हैं, तो सिख धर्म के ये जो छोटे टुकड़े थे ये सिख मिसल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिसल में बट जाते हैं धीरे धीरे। और ये कितनी मिसलें थी, तो कुल मिलाकर के 12 मिसलों में बट जाता है, जिसमें सबसे अधिक शक्तिशाली थे भंगी मिसल। देखिए कई मिसल थे, तो कई मिसलों में जो मुख्य नाम आते हैं सामने, उसमें जैसे भंगी मिसल है, सुकर चकिया मिसल है, इस तरीके के मिलाकर के कुल छोटे छोटे 12 मिसल होते हैं। तो इन 12 मिसलों में इसका जो मुख्य होता है वह होता है भंगी मिसल। सुकर चकिया मिसल, तो सुकर चकिया मिसल में सर्वश्रेष्ठ शासक बनता है रणजीत सिंह, जो सबसे बड़े मिसल भंगी को अपने में मिला लेता है और सिख धर्म का सबसे बड़ा नेता व संरक्षक बन जाता है। देखिए हमने क्या देखा कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, ये छोटे छोटे टुकड़े आगे चल करके क्या कहलाते हैं? मिसल कहलाते हैं। और ये मिसलों में बटा हुआ सिख धर्म में जो सबसे बड़ी मिसल थी वह थी भंगी मिसल। एक और अन्य मिसल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। इसका जो सबसे बड़ा राजा होता है वह होता है महाराजा रणजीत सिंह, जिसका नाम हम कई बार सुन भी चुके हैं। तो ये महाराजा रणजीत सिंह क्या करता है कि अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा और अन्य प्रयासों को लगा करके किसी भी तरीक़े से क्या करता है कि भंगी मिसल को भी अपने में मिला लेता है। और अब जो सबसे बड़ा मिसल बन चुका था वह कौन सा था? तो सुकर चकिया मिसल, और यह उसका सबसे बड़ा संरक्षक व नेता कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो अगर मैं आपसे ये कहती कि चलिए आज हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, तो शायद उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अब अगर हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे तो सारी स्टोरी हमारे दिमाग में सेट होती जाएगी। अब क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह, जिनका जन्म 1780 में हुआ था गुजरवाला में, और ये सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे, महासिंह के यहाँ होता है। जो सुकर चकिया मिसल के पहले नेता थे या संरक्षक थे वह कौन थे? तो वह थे इनके पिता यानी कि महासिंह। और रणजीत सिंह का जब जन्म होता है 1780 में गुजरावाला में, उस समय ये इनके पिता जो होते हैं वह सुकर चकिया मिसल के मुखिया होते हैं। आगे चल करके क्या होता है कि इसी सुकर चकिया मिसल के जो संरक्षक थे इनके पिता, उनके पिता यानी कि आपके रणजीत सिंह के दादाजी चरत सिंह ने कुल 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। रणजीत सिंह के दादाजी ने सुकर चकिया मिसल को सबसे ज़्यादा स्थान दिया, सबसे बड़ा स्थान दिया। और आगे चल के इन्होंने क्या किया कि रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के जमन शाह के बीच युद्ध होता है। जमन शाह इसके द्वारा प्रभावित होकर रणजीत सिंह को जमन शाह और अफगानिस्तान के मध्य एक युद्ध होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो जमन शाह है वह इससे प्रभावित होकर लाहौर क्षेत्र तक राजनीतिक विस्तार की अनुमति दे देता है, क्योंकि युद्ध में चुनाव में जमा की गई 12 तोपें गिर जाती हैं और रणजीत सिंह निकलवा कर इन्हें वापस कर देता है, जिस कारण ही जमन सिंह इससे प्रभावित हो जाता है। देखिए क्या होता है कि जो सुकर चकिया मिसल थी जिसके संरक्षक रणजीत सिंह के पिता रहते हैं यानी कि महासिंह, और आगे चल करके इनके दादा चरत सिंह क्या करते हैं, इस मिसल को सबसे प्रमुख स्थान देते हैं और अपने नाती यानी कि रणजीत सिंह को उसका मुखिया नियुक्त कर देते हैं। रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के एक शासक जमन शाह के मध्य एक युद्ध होता है, सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। और इस युद्ध के मध्य क्या होता है कि जमन शाह युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वह राजनीतिक विस्तार के लिए इन्हें अनुमति दे देता है। और वह क्यों इनसे खुश होता है? तो उसका कारण ये होता है कि जब इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान राजा जमन की जो कुछ तोपें होती हैं वह किस में गिर जाती हैं? तो चिनाव नदी में जा कर के जमा हो जाती हैं, गिर जाती हैं। वह युद्ध के दौरान वापस अफगानिस्तान चला जाता है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह चिनाव नदी से उन 12 तोपों को सुरक्षित निकलवा करके महाराजा जमन के पास भेज देते हैं। तो जब जमन के पास अफगानिस्तान में तोपें पहुँचती हैं तो इस चीज़ से वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और महाराजा रणजीत सिंह को अपने क्षेत्र तक व्यापार करने की अनुमति
अनुमति प्रदान कर देता है। इसके पश्चात महाराजा रणजीत सिंह अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित करते हैं। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में कैसे स्थापित कर पाई? ऐसे नहीं कर पाई कि आराम से गए और अपनी राजधानी बना ली। उसके लिए इन्हें काफ़ी युद्ध करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और जब राजा जमन इनके प्रयासों से खुश हुआ तो उसने इन्हें व्यापारिक जो है कार्य करने की अनुमति दे दी, जिसके चलते इन्होंने लाहौर में भी अपना क्या कर लिया? राजधानी स्थापित कर ली। अब हम देखेंगे आगे की घटना को कि अमृतसर में यह अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की। अमृतसर जहाँ पर जो है गुरु रामदास जी के अमृतनगर की स्थापना की गई थी। गुरु अर्जुन देव के द्वारा क्या किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। तो वही जो कि पंजाब में आपके कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सिख धर्म का महत्वपूर्ण स्थल रहा, तो उसी को इन्होंने क्या बना लिया? अपनी धार्मिक राजधानी बना ली। इस समय भारत के अन्य राज्यों यानी कि दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। इस समय जो भारत के अन्य राज्य थे वह भी अपनी शक्ति का विस्तार लगातार कर रहे थे। आगे की घटना इस प्रकार होती है कि अंग्रेज अब सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब प्रांत में अपना अधिकार चाहते हैं, जिस कारण अंग्रेज व रणजीत सिंह के मध्य एक संधि होती है। देखिए, अंग्रेज जो कि मुगल शासक को क्या करते हैं? बहुत सारे उनसे राज्य ले लेते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं। इसके साथ साथ वे मराठाओं को भी पराजित कर लेते हैं, तो इनकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इनके टारगेट में होता है सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रांत। क्या होता है? पंजाब प्रांत। अब ये पंजाब प्रांत को भी टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह से ये शर्त रखते हैं कि आप हमें अपने जो है क्षेत्र से व्यापार करने दीजिए, क्योंकि दक्षिण से जो है पानी का रास्ता आसान होता था व्यापार करने हेतु, इसलिए जो है ये उस क्षेत्र को अब अपना निशाना बनाते हैं, जिसके चलते इनके बीच में एक संधि होती है और उस संधि का नाम दिया जाता है अमृतसर की संधि। यह अमृतसर की संधि सन 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य होती है। तो कई बार पूछा जा चुका है कि महाराजा रणजीत सिंह और किस अंग्रेज के मध्य अमृतसर की संधि होती है? तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। सतलज के इस संधि में होता क्या है कि सतलज के पार का भाग रणजीत सिंह का व अंदर का भाग अंग्रेजों का मान लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सतलज नदी के जो उस पार का भाग है वहाँ पर व्यापार इत्यादि की सभी जो सुविधाएं हैं, अधिकार है, वह किसका होगा? महाराजा रणजीत सिंह का होगा। जबकि जो बाहर का क्षेत्र है वह किसका मान लिया जाता है? अंग्रेजों का मान लिया जाता है। तो इस प्रकार इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। आगे की घटना इस प्रकार होती है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई, जिससे सिख राज्य धर्म पुनः साम्राज्य टूटने लगता है। इस संधि के बाद में कुछ समय बाद 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो सिख धर्म होता है वह फिर से टूटने लगता है, बंटने लगता है, विभाजित होने लगता है। अब उसमें संगठन नहीं रहता है, जिसके चलते प्रथम आंग्ल युद्ध का जन्म होता है, जो होता है 1845 से लेकर के 1856 के मध्य, और द्वितीय आंग्ल युद्ध होता है 1849 में। देखिए, द्वितीय आंग्ल युद्ध या प्रथम आंग्ल युद्ध या किसी भी आंग्ल युद्ध की बात की जाए तो सिख और आंग्ल युद्ध का मतलब ही है कि सिख का मतलब है सिख धर्म और आंग्ल का मतलब हो जाएगा अंग्रेज। तो अंग्रेज और सिखों के मध्य में कौन कौन से युद्ध हुए उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, युद्ध के पश्चात तत्कालीन सिख शासक दिलीप व अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। देखिए, दो इनके मध्य युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल युद्ध कब होता है? तो 1845 में, और द्वितीय आंग्ल युद्ध होता है 1849 में, जहां अब सिख धर्म बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था, एकाग्रता नहीं रही थी, संगठन नहीं रहा था। और इस प्रकार क्या होता है कि युद्ध के तत्कालीन सिख शासक एक कह सकते हैं अल्पवयस्क या अविकसित शासक दिलीप जो होते हैं वह अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है, जिसके तहत लाहौर की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। और यह संधि होती कब है? तो यह संधि होती है द्वितीय युद्ध के पश्चात सन 1846 ईस्वी में। 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि होती है, जिसे भैरोवाला की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और एक संधि होती है आपकी लाहौर की संधि और दूसरी संधि होती है भैरोवाला की संधि। यह कब होती है? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। इस संधि में महारानी जिंदल और राजा दिलीप को पेंशन की देय राशि 48,000 तय की जाती है, जो बाद में और कम कर दी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि महारानी जिंदल और राजा दिलीप सिंह को क्या करेंगे? अंग्रेज जो है वार्षिक पेंशन तय कर देते हैं उनकी, जो आगे चल करके क्या कर देते हैं उसे और भी कम कर देते हैं, जिस कारण द्वितीय आंग्ल युद्ध का जन्म होता है, जिसमें सिखों को बुरी तरह पराजित किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के बाद में बंदा बहादुर आता है, और बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाने के बाद में महाराजा रणजीत सिंह जो कि सुकरचकिया मिसल के सबसे प्रतापी शासक बनते हैं, और उनके मध्य में एक संधि होती है जिसे हम किस संधि के नाम से जानते हैं? तो अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। और जब महाराजा रणजीत
रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर दो आंग्ल युद्ध होते हैं। और दो ये आंग्ल युद्ध क्यों होते हैं, तो पहला जो सिख आंग्ल युद्ध होता है उसके बाद संधि की जाती है लाहौर की संधि और भैरोवाला की संधि, जिसमें यह तय किया जाता है कि अब सिखों को हम वार्षिक पेंशन दे देंगे और इनका किसी भी प्रकार का राजनैतिक या आर्थिक हस्तक्षेप भारत की किसी भी कार्य में नहीं रहेगा। इसके चलते सिखों की जो पेंशन निर्धारित की जाती है, जब कुछ समय बीत जाता है तो ये पेंशन का जो राशि होती है वह भी अंग्रेज क्या करते हैं, धीरे धीरे करके कम कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज ये अच्छे से जानते हैं हम इनके साथ कुछ भी करें अब ये हमें पुनः जो है पराजित नहीं कर पाएंगे, अगर युद्ध भी करेंगे तो सिर्फ हार ही जाएंगे। तो इसके चलते इनकी पेंशन जब कम कर देते हैं तो द्वितीय बार जो है सिख और आंग्ल युद्ध होता है। सन 1849 में डलहौजी संपूर्ण पंजाब प्रांत का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लेता है। राजा दिलीप को 5 लाख राजा दिलीप को 50,000 पाउंड देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज देता है। अब क्या होता है कि जब द्वितीय आंग्ल सिख आंग्ल युद्ध होता है तो उसके बाद भी कुछ अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं और जहां एक और जो सिख होते हैं वे बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं, जिसके तहत जो डलहौजी होता है वह संपूर्ण पंजाब प्रांत पर क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है और वहां के राजा दिलीप को 50,000 की वार्षिक पेंशन दे करके पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देता है। और इसी समय क्या होता है कि ईरान नादिर शाह द्वारा लाए गए कोहिनूर को इस समय क्या होता है कि नादिर शाह द्वारा लाए गए कोहिनूर को शाह सूजा जो कि ईरानी था रणजीत सिंह को वापस कर देता है, जो उसके वंशज द्वारा दिलीप तक रहता है, जो अंग्रेज लेकर के महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जब महाराजा दिलीप जो हैं इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ने के लिए और पूरे पंजाब प्रांत पर किसका अधिकार हो जाता है, तो डलहौजी का अधिकार हो जाता है। ऐसे में डलहौजी क्या करता है कि महारानी विक्टोरिया को एक प्रपत्र भेजता है जिसके तहत वह बताता है कि पंजाब प्रांत पूरी तरीके से किसके संरक्षण में हो गया है, अंग्रेजों के संरक्षण में हो गया है। इसके साथ साथ वह महारानी विक्टोरिया को एक कोहिनूर हीरा भी जो है भेंट करता है। क्या करता है, कोहिनूर हीरा भी जो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अब इस कोहिनूर हीरे की अगर हम बात करें तो जब हमने उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो कोहिनूर हीरा है वह नादिर शाह जो है भारत से ले जा करके ईरान में ले जाता है, लूट करके भारत के इस कोहिनूर हीरे को ले जाता है, तख्ते ताउस ले जाता है। तो इस कोहिनूर को जब वहाँ का ही एक और अन्य उसका सेनापति होता है जिसका नाम होता है शाह सूजा जो कि ईरानी है, वह आगे जब भारत में आता है और कई इनके मित्रवत सहयोग और संबंध बनते हैं महाराजा रणजीत सिंह से। जब महाराजा रणजीत सिंह जिंदा होते हैं तो शाह सूजा और रणजीत सिंह के मध्य इतने अच्छे जो है संबंध बनते हैं जिसके तहत जो शाह सूजा है वह रणजीत सिंह को एक कोहिनूर हीरा वापस कर देता है। तो यानी कि हीरा भारत से नादिर शाह द्वारा अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान से पुनः भारत वापस आ गया शाह सूजा के द्वारा। और शाह सूजा इस जो हीरे को रणजीत सिंह को दे देता है और रणजीत सिंह के द्वारा ये हीरा क्या होता है, उनके वंशजों के पास बना रहता है। और यही हीरा आगे चल करके महाराजा दिलीप के पास पहुंच जाता है और महाराजा दिलीप को जब पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया जाता है तो ये हीरा उनसे वापस ले लिया जाता है। और ये हीरा कहाँ भेज दिया जाता है, तो महारानी विक्टोरिया के पास इस कोहिनूर हीरे को भेज दिया जाता है, जो आज क्या है, तो आज भी वहाँ ब्रिटेन के शासक के मुकुट में जो है सजा हुआ है। आज भी ब्रिटेन के शासक के महाराजा के मुकुट में ये भारत का कोहिनूर हीरा सजा हुआ है। तो इस प्रकार ये कोहिनूर हीरे की हमने पूरी स्टोरी भी जान ली कि किस प्रकार ये भारत से ईरान, अफगानिस्तान से फिर भारत और किस प्रकार भारत से ब्रिटेन तक पहुंचता है। तो आज हमने पढ़ा सिख और आंग्ल युद्ध के बारे में कि कौन कौन से सिख और आंग्ल युद्ध होते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, सुकर चकिया मिसल के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, सिखों के पतन के क्या कारण रहे, तो इन सभी के बारे में आपने आसानी से समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सबसे अच्छा होगा कि आप प्लेलिस्ट को शुरुआत से देखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़े से भी क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।